हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम आपके बीए फर्स्ट सेमेस्टर मेडिवल हिस्ट्री का यूनिट नंबर 1 स्टार्ट करने वाले हैं। न्यू बैच का न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग हम एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग आपके मेडिवल हिस्ट्री का सिलेबस स्टार्ट करेंगे आज से। इसका जो सिलेबस है, न्यू सिलेबस, वो मैंने डिस्कस कर लिया है और हर एक सब्जेक्ट का सिलेबस डिस्कस किया जा चुका है बीए फर्स्ट सेमेस्टर का, और सभी की क्लासेस भी स्टार्ट हो गई हैं। न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग हम आपकी 1 से लेकर 8 तक की सभी यूनिट्स को कंप्लीट करवा रहे हैं। अगर आप बीए फर्स्ट सेमेस्टर में हिस्ट्री को ले रखे हैं मेजर के रूप में या माइनर सब्जेक्ट के रूप में, तो आपको मेडिवल हिस्ट्री में पढ़ना है प्राचीन और पूर्व मध्य भारत, प्रारंभ से लेकर 1206 ईस्वी तक आपको पूरा डिटेल में पढ़ना है कि एकदम प्रारंभ से लेकर 1206 ईस्वी तक की जो कुछ भी घटनाएं हुई हैं वो आपको पढ़ना है यूनिट नंबर 1 में। तो आज हम पूरा डिटेल में यूनिट नंबर 1 कंप्लीट कर लेंगे। यूनिट नंबर 1 में आपको पढ़ना है प्राचीन इतिहास का परिचय, संस्कृति और परंपरा, प्राचीन भारत के इतिहास काल, भारतीय ज्ञान प्रणाली और पूर्व ऐतिहासिक युग का संक्षिप्त परिचय। तो हम डिटेल में पूरा पढ़ लेंगे हिस्ट्री के बारे में। आपके यूनिट नंबर 1 को इसी वीडियो में कवर करा देंगे, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा ताकि आप अपने हर टॉपिक को बहुत अच्छे से समझ लें और आपको एग्ज़ाम में किसी भी प्रॉब्लम, किसी भी समस्या का सामना ना करना पड़े। तो हर एक सब्जेक्ट के लिए भी हमारे चैनल पर विजिट कीजिएगा। चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, मैं एक बात और आपसे कहूँगी कि अगर आप बीए फर्स्ट सेमेस्टर में मध्यकालीन इतिहास ले रखे हैं तो आपको ये यूनिट नंबर 1 पढ़ना है। अगर आपका एंशिएंट हिस्ट्री है यानी प्राचीन इतिहास, तो उसके लिए अलग सिलेबस है, उसका भी सिलेबस डिस्कस किया जा चुका है चैनल पे, तो हमारे चैनल पे विजिट ज़रूर कीजिएगा। तो यूनिट नंबर 1 हम पढ़ने वाले हैं इतिहास का। तो हम इतिहास स्टार्ट करने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं। तो इतिहास का मतलब क्या होता है? देखिए, इतिहास को 2 भागों में बांट दीजिए। ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, इति प्लस हास। इति प्लस हास। तो इति का मतलब होता है अतीत, अतीत का मतलब पास्ट, जो गुजर चुका है, जो हो चुका है। और हास का मतलब होता है घटना या अतीत की कहानी, यानी कि अतीत की घटनाओं का अध्ययन करने वाला जो सब्जेक्ट होता है वो इतिहास होता है। और इतिहास में हम कभी फ्यूचर में होने वाली चीज़ों को नहीं पढ़ते या प्रेजेंट की चीज़ों को नहीं पढ़ते। जो कुछ पास्ट हो चुका है, जो कुछ गुजर चुका है, वही हम हिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। चलिए अब जान लेते हैं फादर ऑफ हिस्ट्री कौन है, यानी कि हिस्ट्री के पिता कौन है, क्योंकि ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो सब नोट करते रहिएगा। इसके बाद हम अपने टॉपिक पर आगे बढ़ेंगे। जो बेसिक सी चीज़ें हैं हिस्ट्री से रिलेटेड वो आप पहले जान लीजिए, क्योंकि इन सभी को जब जाने रहेंगे तो आपके लिए आगे पढ़ना और भी आसान रहेगा कि हिस्ट्री का मतलब क्या है, हिस्ट्री के फादर कौन हैं, ये सारी चीज़ें। तो बेसिक से पढ़ेंगे तो आगे आपके लिए ही आसान होगा, क्योंकि जब ये चीज़ें आपके आगे आएंगी तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो फादर ऑफ हिस्ट्री यानी हिस्ट्री के पिता हैं हीरोडोटस। तो नोट कर लीजिए। और हीरोडोटस की एक बुक है जिसका नाम है हिस्टोरिका। तो एक क्वेश्चन बन जाता है कि हिस्टोरिका के लेखक कौन है। तो ऑब्जेक्टिव टाइप में बन सकता है, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बन सकता है। तो हिस्टोरिका के राइटर है हीरोडोटस, जो कि हिस्ट्री के फादर हैं। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक देखिए, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक हिस्ट्री पढ़ने वाले स्टूडेंट को बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, बिफोर क्राइस्ट एंड एनो डोमिन। अब देखिए, आप लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं तो आप लोगों ने हिस्ट्री में ये देखा होगा कि 1000 BC से लेकर 500 BC तक, या 800 BC से लेकर 700 BC तक, 500 BC से लेकर 350 BC तक। तो आपके मन में क्या कभी ये सवाल आया है, क्या ये प्रश्न आपके मन में आया है कि आखिर ये डिसेंडिंग ऑर्डर में क्यों चलता है? अब जैसे 1000 BC अगर लिखा है, 1000 BC से 800 BC तक, तो आपके मन में क्या कभी ख्याल आया है कि ये 1000 BC से, देखिए यहाँ पे 30, ओके, 1000 BC से 800 BC क्यों चलता है? ये कभी ऐसे क्यों नहीं चलता कि 1000 BC से लेकर 1500 BC या 1300 BC, 1600 BC, ये आगे क्यों नहीं बढ़ता? ये घटता क्यों है? तो देखिए, इसी को कहते हैं बिफोर क्राइस्ट। इसके बाद पीछे जो लॉजिक है वो लॉजिक जान लीजिए, क्योंकि आप हिस्ट्री पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि BC क्या होता है और AD क्या होता है, क्योंकि बच्चों के मन में ये सवाल आया होगा कि BC क्या होता है, AD क्या होता है। आप लोगों ने देखा होगा जब BC लिखा होता है तो इसको हिंदी में ईसा पूर्व कहते हैं, ED को ईस्वी कहते हैं।
हिंदी में ईस्वी कहते हैं। अच्छा, अब आप इसके पीछे का लॉजिक बता देती हूँ। BC का फुल फॉर्म होता है बिफोर क्राइस्ट और AD का फुल फॉर्म होता है एनो डोमिनी। तो आप देखेंगे ईस्वी हमेशा बढ़ते हुए क्रम में चलता है, यानी कि अगर आपको लिखना है 1000 AD यानी कि ईस्वी 1000 AD से लेकर 1500 AD तक, तो ये हो गया आपका बढ़ते हुए क्रम में। तो ये वाला हो गया ये, ठीक है, समझ गए। अब बिफोर क्राइस्ट वाला समझ लो। ये जो BC होता है यानी जो ईसा पूर्व होता है हमेशा ऐसे चलता है, जैसे 800 BC से लेकर 400 BC, मतलब ये उल्टा चलेगा, जितनी भी गिनती हो ये उल्टा चलेगा। तो जितना बड़ा नंबर उतना पुराना साल, जितना छोटा नंबर उतना नया साल। बिफोर क्राइस्ट ये हमेशा अपोजिट चलेगा। तो आप ये कभी मत सोचिएगा कि ये बाद में है। अगर 800 BC लिखा है तो समझ लीजिए ये पहले हो चुका है, ये हमेशा चलेगा उल्टे। ये हो जाएगा फिर 700, फिर चलेगा 600 BC, 500 BC, ये उल्टा चलेगा। और जो AD होता है वो हमेशा कैसे चलेगा कि 1000 ईस्वी, फिर 1100 ईस्वी, ये आगे चलेगा। तो BC और AC में यही फ़र्क होता है। तो आखिर ये पता कैसे चलेगा, इसका मतलब क्या है, यहाँ तक समझ गए। ईसा मसीह के जन्म से पहले के जितने भी साल होते हैं उनको दर्शाने के लिए BC का यूज़ किया जाता है। BC का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, क्राइस्ट का मतलब ईसा मसीह। अगर यहाँ पर जन्म हो गया, इस साल में जन्म हो गया ईसा मसीह का, तो इनके जन्म से पहले जितने के साल रहे होंगे उनके आगे BC का यूज़ होगा और वो हमेशा घटते हुए क्रम में चलेंगे। यहाँ पे जन्म हो गया ईसा मसीह का, तो अब यहाँ से 1000 ईस्वी चलेगा, 1000 ईस्वी से 1100 ईस्वी, 1200 ईस्वी, 1300 ईस्वी, तो इस तरह से ये बढ़ता और होता है। तो अब ये सब तो ख़त्म हो चुका, अब हम चल रहे हैं ईस्वी वाले टाइम पीरियड में। हम किस समय में हैं, क्या हम BC लिखते हैं, नहीं हम ईस्वी लिखते हैं ना। तो आई होप कि आप समझ गए हों, क्योंकि आगे बार बार ईस्वी AD आएगा तो आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने पहले ही ये सब कुछ कवर कर दिया। फर्स्ट सेमेस्टर में कवर रहेगा तो आपको आगे 6 सेमेस्टर तक पूरा पढ़ना है। फिर आप मास्टर करेंगे, नेट करेंगे, PhD करेंगे, प्रोफेसर बनेंगे, तो यहाँ आपको क्लियर हो जाना चाहिए फर्स्ट सेमेस्टर में ही। अब देखते हैं यहाँ से प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। अब देखिए कि प्राचीन भारतीय इतिहास का जो स्रोत है, यानी हमें प्राचीन भारतीय इतिहास का पता कहाँ कहाँ से लगता है। तो 2 जगह से प्राचीन भारतीय इतिहास का पता हमें लगता है, पूरी जानकारी हमें मिलती है। पहला स्रोत है साहित्यिक स्रोत और दूसरा स्रोत है पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत का मतलब होता है लिखा हुआ स्रोत, यानी ग्रंथ के द्वारा, ग्रंथ के माध्यम से हमें अगर प्राचीन इतिहास के बारे में जो जानकारी मिलती है उसे हम साहित्यिक स्रोत कहते हैं। कि ये रिटन फॉर्म में है, लिखित रूप में है। एक ग्रंथ पढ़कर हमें पता चलता है कि हिस्ट्री में, पास्ट में क्या क्या चीज़ें हुई, क्या क्या घटनाएं हुई थी। तो जो रिटन फॉर्म में हमें मिले, ग्रंथ के रूप में मिले, किताबों में पढ़ा हुआ मिले, वो होता है साहित्यिक स्रोत। और अगर वही दूसरा है पुरातात्विक स्रोत, जो कि शिलालेख, सिक्के, पुरातत्व, इन सब चीज़ों के माध्यम से अगर हमें किसी बात का पता चलता है कि पास्ट में ऐसा था, तो अगर शिलालेख से पता चलता है, सिक्कों से पता चलता है, पुरातत्व से पता चलता है, तो वो होता है पुरातात्विक स्रोत। अब देखिए साहित्यिक स्रोत में सबसे पहली जो किताब है वो है वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य से हमें बहुत अच्छी खासी प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी मिलती है कि प्राचीन भारतीय इतिहास में क्या क्या चीज़ें थी, क्या क्या घटनाएं थी, पूरा डिटेल में पता चलता है। देखिए वैदिक साहित्य में 4 वेद थे। पहला था ऋग्वेद, दूसरा था सामवेद, तीसरा था यजुर्वेद और चौथा था अथर्ववेद। तो इन 4 वेदों के माध्यम से हमें पता चलता है प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में। इसके बाद पुराण और महाकाव्य से भी हमें पता चलता है। महाकाव्य में रामायण या महाभारत को जब पढ़ा जाए तो उससे भी हमें प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी मिलती है। तो देखिए सब ग्रंथ हैं, ग्रंथ को हम पढ़ के क्या लगाते हैं, प्राचीन इतिहास का पता लगाते हैं। उसके बाद जैन और बौद्ध साहित्य है, जो कि संस्कृत भाषा में लिखा गया ग्रंथ है। इससे भी हमें प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी अच्छी खासी मिलती है। उसके अलावा देखिए मेगस्थनीज ने एक पुस्तक लिखी थी इंडिका।
मेगास्थनीज जो थे वो यूनान के एक राजदूत थे और चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। कौन आया था? मेगास्थनीज आए थे। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत बनकर आए थे और जब ये भारत आते हैं मेगास्थनीज, तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के समय ये भारत की स्थिति देखते हैं, भारत के बारे में देखते हैं, तो पूरा अपने एक बुक में लिखते हैं। उस बुक का नाम उन्होंने रखा इंडिका। तो मेगास्थनीज की जो पुस्तक है इंडिका, उससे भी हमें प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में अच्छी खासी जानकारी मिलती है। उसके बाद फाहियान जो कि चीनी यात्री था, जो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भारत आया था, इन्होंने जो बुक लिखी उस बुक से भी हमें प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में अच्छी खासी जानकारी मिलती है। तो ये सब भारतीय प्राचीन इतिहास के स्रोत हैं। आई होप आप इनको समझ गए होंगे। आइए अब पढ़ते हैं प्रागैतिहासिक काल। दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। अब आप डिटेल में देखिए, बड़े अच्छे से समझिएगा। प्रागैतिहासिक काल यानी कि प्रेहिस्टोरिक ऑफ स्टोन एज, यानी पत्थर का काल। तो पत्थर के काल को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है पूरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल, तीसरा है नवपाषाण काल। यानी कि पूरा पाषाण काल यानी पुराना पत्थर का काल, मध्य पत्थर का काल और नया पत्थर का काल। क्योंकि ये पत्थरों का काल था, इसमें पत्थर का यूज़ बहुत ज़्यादा किया गया था। तो एक बात यहाँ पर आप सोचिए कि आखिर ये तीनों पत्थर के काल हैं, इसको प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है, स्टोन एज कहा जाता है। तो आखिर इन्हें 3 कालों में बांट क्यों दिया गया? तो इन्हें क्यों 3 कालों में बांट दिया गया कि आखिर इनके बीच में कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा पूरा पाषाण काल में। अच्छा, आप जैसे देखिए, जब मनुष्य दुनिया में आए थे तब वो बंदर के रूप में थे। वह आदि मानव था जो पूरी तरह से असभ्य था, उसकी कोई संस्कृति नहीं थी। तो उसने पत्थर के औजार बनाना शुरू किया, इसीलिए इस काल को पूरा पाषाण काल कहा जाता है। और पूरा पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है पूरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल, तीसरा है नवपाषाण काल। पूरा पाषाण काल 25,000 BC से लेकर 1000 BC तक चला था। मध्य पाषाण काल 9000 BC से लेकर 4000 BC तक चला था और मध्य पाषाण काल 4000 BC से 1000 BC तक चला था। तो आप देखिए, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, इनका ये टाइम पीरियड है, नोट कर लीजिए। अब आप देखिए कि जितना बड़ा समय उतना पुराना साल। 25,000 BC, ये बहुत पहले की बात है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ईसा मसीह के जन्म से पहले के काल को BC से दर्शाया जाता है, जो हमेशा घटते हुए क्रम में चलेगा। तो आखिर इसमें क्या क्या फ़र्क है तीनों काल को, जिसको अलग अलग काल के नाम से बांट दिया गया? क्योंकि देखिए, पूरा पाषाण काल में मनुष्य पूरी तरह से असभ्य था। इसमें जाके थोड़ा कुछ उसने सीखा और इसमें जाके इसने बहुत कुछ सीखा, तो इसलिए इनको बांट दिया गया। तो आइए इन तीनों काल में मनुष्य का जीवन कैसा था, मनुष्य क्या खाता था, कहाँ रहता था, सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। अगर आप कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, IAS IPS जो कुछ भी आप बनना चाहते हैं, उसके सिलेबस में भी ये होता है। तो आप इसको बहुत अच्छे से पढ़े रहेंगे तो आपके लिए आसानी रहेगी। तो चलिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे पूरा पाषाण काल को, क्योंकि ये सबसे पहला काल है। ठीक, पूरा पाषाण काल का आदि मानव जीवन यापन के लिए पूरी तरह से प्रकृति पर आश्रित था, क्योंकि ये कुछ भी नहीं जानता था। ये पूरी तरह से क्या था? असभ्य था। और इसको कुछ भी अगर चाहिए तो उसके लिए किस पर डिपेंड था? प्रकृति पर, क्योंकि ये खाने पीने से लेकर पहनने हर चीज़ के लिए प्रकृति पर ही डिपेंड था। इसका भोजन उस समय क्या था कि वह पशुओं का कच्चा मांस जो था खा जाया करता था, पशुओं का शिकार करता था और उसे कच्चा खा जाता था, क्योंकि ये नहीं जानता था कि भोजन को पकाकर खाया जाता है। मछलियों को कच्चा खाता था, फल फूल कंदमूल आदि से ये अपना भरण पोषण करता था और इन सब चीज़ों को वो खाया करता था। और पूरा पाषाण काल के जो औजार थे, पूरा पाषाण काल के औजार में कुल्हाड़ी, गंडासा, खुरचनी, ये सब कुछ औजार थे जो कि मनुष्य ने उस समय बनाया था। और पूरा पाषाण काल के जो औजार थे पूरी तरह से भद्दे थे, बेडौल थे, खुरदरे थे, बिल्कुल भी नुकीले और अच्छे औजार नहीं थे, क्योंकि पूरा पाषाण काल के जो मानव थे हिंसक पशुओं से अपनी रक्षा करने के लिए उसने पत्थर से औजार बनाना शुरू कर दिया था।
तो इसने अपने आप को ऐसे जानवरों से बचाने के लिए, जो खतरनाक जंगली जानवर हैं, उनसे अपनी रक्षा कैसे करेगा, तो उसे औजार की आवश्यकता पड़ी। तो उसने पत्थर को काट पीट के पत्थर के औजार बनाना शुरू कर दिए और पूरा पाषाण काल में उसने कुल्हाड़ी बनाई, गंडासा बनाया, खुरचनी बनाया, जो कि पूरी तरह से भद्दे थे, खुरदरे थे। उनका कोई आकार नहीं था, जो औजार था उसका कोई आकार नहीं था, कोई शेप नहीं था, बस वो औजार था जिससे वो शिकार कर लेता था और जंगली खतरनाक जानवरों से अपनी रक्षा भी कर लेता था। देखिए, पूरा पाषाण काल के जो भी अवशेष प्राप्त हुए हैं, तो उनसे यही पता चलता है कि आदि मानव ने औजार तो बनाए थे, लेकिन उसका शेप ऑलमोस्ट सेम था। मतलब कुल्हाड़ी बनाई हो, गंडासा, मतलब जो कुछ भी उसने बनाया था औजार, उसका लगभग सभी औजार के शेप समान थे, एक जैसे थे, क्योंकि इसे नॉलेज नहीं थी ना। और देखिए, पूरा पाषाण काल की सबसे बड़ी देन थी आग, अग्नि का आविष्कार। पूरा पाषाण काल के मानव की क्रांतिकारी उपलब्धि आग की खोज थी। आग की खोज से मानव के जीवन में बहुत कुछ बदलाव आता है। जैसे देखिए, आग की जब जानकारी पूरा पाषाण काल के लोगों को होती है, तो उसने जानवरों के मांस को, जो कच्चा खा जाया करता था, उसको भून कर पकाकर खाने लगा। पका हुआ भोजन उसे बहुत टेस्टी और ऐसा लगा कि ये आसानी से पच जाता है, क्योंकि कच्ची चीज़ अगर आप खाएंगे तो वो आसानी से नहीं पचेगी। तो उसे पका हुआ भोजन अब लगने लगा कि ये बहुत अच्छा है। अब आप सोचेंगे आग की खोज कैसे की? तो जब मानव औजार बनाने के लिए पत्थरों को रगड़ता रहता था, तो दो पत्थर को आपस में रगड़ने से चिंगारी निकली। तो उसे रगड़ कर उसने देखा कि आग भी जल सकती है, तो उसने भोजन को पकाना शुरू किया। और आग की खोज के माध्यम से मानव का जो जीवन अंधकार से भरा हुआ था, उसमें रोशनी आ जाती है और वो अपने आप को अब पहले से सुरक्षित समझने लगा था। जो अंधेरी गुफाएं थी वो आग के माध्यम से प्रकाशित हो उठी और जंगली जानवरों का खौफ मानव को बना रहता था। तो वो आग को जलाकर निश्चित होकर अब रातों को सो जाया करता था, क्योंकि जंगली जानवर जलती हुई आग को देखकर डरकर भाग जाया करता था। अब बात करते हैं कि जो पूरा पाषाण काल के मानव थे वो रहते कैसे थे और इनके वस्त्र कैसे थे। तो सबसे पहले इनके वस्त्र के बारे में जानते हैं। देखिए, गर्मी, ठंडे और बारिश से अपने आप को बचाने के लिए पूरा पाषाण काल के जो मानव थे अपने शरीर को पेड़ों के पत्ते और झालों से ढका करते थे। धीरे धीरे फिर उसने पशुओं की जो खाल होती थी उससे भी वस्त्र बनाकर यूज़ करना शुरू कर दिया और जानवरों की पतली हड्डियों से वो सुई बनाता था और उसी से खाल को सील करके वो वस्त्र के रूप में पहना करता था। अब बात करते हैं आवास की, यानी ये रहता कहाँ था। आवास का मतलब घर या रहना, वो रहता कहाँ था। तो देखिए, पूरा पाषाण काल के जो मानव थे वो जलाशय के किनारे, तालाब के किनारे, खुले आसमान के नीचे रहा करते थे या वृक्षों के ऊपर रहा करते थे या गुफाओं में रहा करते थे। गुफाएं एवं कंदराएं ही उनके प्राकृतिक आवास थे। बाद में उसने पत्थरों को एकत्र करके वृक्षों की टहनियों और फूस से ढककर घर बनाना भी शुरू कर दिया था। तो आप देखेंगे कि पूरा पाषाण काल के मानव पूरी तरह से प्रकृति पर निर्भर थे। आइए अब देखते हैं मध्य पाषाण काल के बारे में। मध्य पाषाण काल जो पूरा पाषाण काल है उसके आगे का काल है। पूरा पाषाण काल और नवपाषाण काल के मध्य के काल को मध्य पाषाण काल कहा जाता है। मध्य पाषाण युग तक पहुँचते पहुँचते आदि मानव कुशल एवं शक्तिशाली और आखिर तक बन चुका था और उसके औजार और हथियार भी अब पहले की अपेक्षा अधिक उपयोगी तथा सहारक बन चुके थे। देखिए, मध्य पाषाण काल तक मानव जब पहुंचा तो वो अब आखिर तक बन चुका था और जो उसने औजार बनाना शुरू किया था पूरा पाषाण काल में वो बहुत भद्दे थे, खुरदरे थे, चिकने भी नहीं थे। लेकिन मध्य पाषाण काल तक आते आते उसके औजार या हथियार जो थे पहले की अपेक्षा अब अच्छे बन चुके थे, उपयोगी थे और मध्य पाषाण काल के औजार जो थे वो अब छोटे भी थे, नुकीले भी थे और अच्छे भी थे, जिनको लघु अश्म कहा जाता है। इस काल का मानव कुल्हाड़ी, बर्छी, छुरा, छेनी, सुई और सील बट्टा आदि का प्रयोग अब करने लगा था। अब देखिए, इतने सारे हथियार वो बनाना सीख चुका था। देखिए, और औजारों में लकड़ी तथा सींग की मूठ लगाकर उन्हें उपयोगी और सुविधाजनक भी बनाता था। आप देखेंगे ना, जैसे हथौड़ी के ऊपर पकड़ने के लिए ऐसे मूठ बनी होती है, तो अब मानो ये कुछ भी बनाने लगा था। आप देखेंगे कुल्हाड़ी, बर्छी, छुरी, छेनी, सुई, सिलबट्टा, इन सभी औजारों को भी उसने अब बना लिया था।
तो मतलब मध्य पाषाण काल तक आते आते मनुष्य थोड़ा बहुत कुछ सीख चुका था। उसके औजार भी अब पहले की अपेक्षा अच्छे थे, खुरदरे नहीं थे, भद्दे नहीं थे और नुकीले भी थे और छोटे आकार के भी थे। अब बात करते हैं पूरा पाषाण काल के मानव के भोजन के बारे में। भोजन कैसा था उनका, तो बड़े ध्यान से समझिएगा। देखिए, मध्य पाषाण काल युग का जो मानव था वो खाद्य संग्रहण के साथ साथ पशुओं पर पूरी तरह से निर्भर होता था। वो पशुओं का शिकार करता था धनुष बाण की सहायता से, और मछलियों को कांटों की मदद से अब पकड़ना भी उसने शुरू कर दिया था। और मध्य पाषाण काल के समय ये सब कुछ ही उसके भोजन थे। वस्त्र की बात करते हैं कि वो पहनते क्या थे। पूरा पाषाण काल में तो आपने देखा ना वो क्या पहनते थे, तो अब देखिए कि मध्य पाषाण काल में वो क्या पहनते थे। देखिए, मध्य पाषाण काल का जो मनुष्य था वो पशुओं की खालों को हड्डियों से बनी सुइयों से सीलकर पहना करता था, जबकि जो मध्य पाषाण काल की महिलाएं थीं उन्होंने वृक्षों की छालों तथा पशुओं की खालों से वस्त्र बनाकर पहनना शुरू कर दिया था। और अब बात करते हैं उनके आवास की। आवास का मतलब उनके घर की। उनका घर कैसा था। पूरा पाषाण काल में तो प्रकृति पर निर्भर था। मध्य पाषाण काल में देखते हैं, मध्य पाषाण काल का मनुष्य नदियों के तटों पर पर्वतीय गुफाओं में रहता था, और जब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती थी तो ठंड से अपने आप को बचाने के लिए ज़मीन में गहरे गड्ढे खोदकर उनमें घुसकर वो ठंडों में रहा करता था, ठंड से बचने के लिए। तो ये उस समय उसके आवास के साधन थे। आइए अब नवपाषाण काल के बारे में पढ़ते हैं। नवपाषाण काल मानव की प्रगति तथा विकास का युग था, क्योंकि देखिए पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल में मनुष्य जो कुछ भी अभी नहीं सीखा था वो नवपाषाण काल में आते आते सीख चुका था। इसलिए नवपाषाण काल को मानव की प्रगति तथा विकास का युग कहा जाता है हिस्ट्री में। नवपाषाण काल के मानव ने सभ्यता के क्षेत्र में प्रगति में जितने कुछ नए पथ खोजे उनमें लाखों वर्षों तक नहीं खोजा जा सकता। क्यों नहीं खोजा जा सकता? अच्छा, आप देखिए यहाँ पर, आप ये बताइए कि पहले मनुष्य क्या था? असभ्य था। उसकी कोई संस्कृति नहीं थी। वो घुमक्कड़ी जीवन जीता था और कच्चा मांस यहाँ तक कि वो खाया करता था। लेकिन नवपाषाण काल में आते आते मनुष्य बहुत कुछ सीख चुका था। उसने अपनी सभ्यता बनाना शुरू किया, और कहा जाता है कि नवपाषाण काल में आने के बाद मनुष्य ने प्रगति के जितने भी नए पथ खोजे थे उतना लाखों वर्षों तक नहीं खोजा जा सकता। तो ऐसा क्यों कहा गया है कि लाखों वर्षों तक नहीं खोजा जा सकता? क्योंकि यहीं से मनुष्य के जीवन में प्रगति की क्रांति आई थी, और यहीं से मनुष्य के जीवन में बहुत सारे बदलाव आए थे, और यहीं से उसने अपनी सभ्यता और संस्कृति बनाना भी शुरू कर दिया था, और अपनी ज़रूरत के हिसाब से अब ये आविष्कार भी करने लगे थे। जिस चीज़ की इन्हें नीड होती थी वो उन चीज़ों को अब बनाने लगे थे। और देखिए, आज हम जिस टाइम में जी रहे हैं काफ़ी टेक्नोलॉजी है, बहुत कुछ है। आज के टाइम में तो हम बहुत आगे हैं ना, लेकिन उस समय की अगर हम बात करें तो आपने मध्य पाषाण काल अभी पढ़ा, उसके पहले पूरा पाषाण काल आपने पढ़ा। तो जो कुछ मनुष्य नवपाषाण काल में कर रहा है वो अभी तक नहीं किया था। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि लाखों वर्षों तक उन खोजों को नहीं किया जा सकता जो कुछ नवपाषाण काल में आने के बाद आदि मानव ने खोजा था। उसने पहिए का भी आविष्कार किया, और जिस टाइम में आज हम जी रहे हैं तो उसी सब की एक शुरुआत थी नवपाषाण काल। यहाँ से मनुष्य सभ्य होना शुरू हुआ, संस्कृति बनानी शुरू कर दी। घुमक्कड़ी जीवन जीना भी उसने अब छोड़ दिया। अब वो प्रकृति पर ही सिर्फ निर्भर नहीं था खाने पीने के लिए, वो अपना अनाज भी अब उगाने लगा। तो मतलब देखेंगे आप कितना ज़्यादा वो आगे बढ़ा। नवपाषाण काल इतिहास में क्रांति का युग था, क्योंकि आज जिस टाइम में हम जी रहे हैं तो समझ लीजिए उस क्रांति नवपाषाण काल से ही शुरू हुई थी। इसके पहले ऐसा भी कुछ था ही नहीं। तो उम्मीद करती हूँ ये सेंटेंस आप बड़े अच्छे से समझे होंगे कि जितनी खोज नवपाषाण काल में मनुष्यों ने की थी वो लाखों वर्षों तक नहीं खोजी जा सकती। देखिए, नवपाषाण काल के मनुष्य ने पहिए का विकास करके सभ्यता के विकास में महान क्रांति लेकर आई। मानव ने सूत काट कर कपड़ा बनाना और वस्त्र सिलना भी अब सीख लिया। अभी तक क्या पहन रहा था? पशुओं की खाल, पेड़ों की छाल, ये सब कुछ पहन रहा था, मगर अब सूत काट कर वस्त्र सिलना भी सीख लिया।
नवपाषाण काल के मानव ने श्रृंगार में भी अब रुचि लेना शुरू कर दिया। आप बताएं, पूरा पाषाण काल या मध्य पाषाण काल में क्या मनुष्य श्रृंगार कर रहा था? नहीं ना। लेकिन नवपाषाण काल में आते आते उसे सजने संवरने का भी शौक शुरू हो गया। नवपाषाण काल के मानव ने पशुओं को अपना हितैषी समझा अतः उन्हें पालना भी शुरू कर दिया। देखिए, आदि मानव ने पहले कुत्ता, गाय, घोड़ा, बकरी, भेड़, खच्चर, ऊँट आदि पशुओं को पालना भी शुरू किया। कुत्ते से उन्हें घर की रखवाली मिलती थी, यानी कुत्ता घर की रखवाली करता था। गाय उन्हें दूध देती थी और बछड़ा भी प्रदान करती थी, जबकि घोड़ा, ऊँट ये सब कुछ बोझा ढोने के लिए और सवारी करने के लिए इनके काम आते थे। बकरियों से इन्हें गोश्त मिला करता था। तो अब देखिए, मनुष्य इतना कुछ समझ चुका था। इससे पहले तो वो जानवरों का बस क्या करता था, शिकार करके खाता था, मगर अब वो समझ गया कि कौन सा जानवर मेरे किस काम आने वाला है, तो इसलिए जानवरों को पालना भी शुरू कर दिया। और अभी तक आपने देखा कि पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल में उसके जो औजार थे बहुत अच्छे नहीं थे, लेकिन पूरा मध्य पाषाण काल में थोड़ा बहुत ठीक होते हैं। लेकिन नवपाषाण में आते आते मानव ने कौशल, प्रतिभा तथा बुद्धि का प्रयोग करके सुडौल, चमकीले और पॉलिशदार, चिकने और मजबूत औजार का भी निर्माण कर लिया। इस काल में उसने बहुत कुछ सीखा और उसमें औजारों की वृद्धि भी हुई, मतलब अलग अलग प्रकार के औजार भी इसने बनाए। नवपाषाण काल के मुख्य औजार में चाकू, हथौड़ा, हंसिया, संडासी, कुल्हाड़ी, धनुष बाण, छैनी, छुरी आदि थे। ये लोग सुविधाओं के लिए छुरों और हथौड़ों और कुल्हाड़ियों के में लकड़ी की मूठ भी अब लगाने लगे थे। औजार और हथियारों का प्रयोग वो आदि मानव क्या करते थे, वृक्ष काटने के लिए करते थे, शिकार करने के लिए करते थे, मछली पकड़ने के लिए कांटों का प्रयोग करते थे, बर्तन बनाते थे, सूत भी काटते थे, वस्त्र भी ये बुनने लगे थे और वस्त्र को सील कर अब पहनने लगे थे। यहाँ तक कि मनुष्य अब खेती भी करने लगा था। अब देखिए, बात करते हैं इनके भोजन की। तो नवपाषाण काल तक पहुँचते पहुँचते भोजन के लिए प्रकृति पर भी अब ये निर्भर नहीं था। प्रकृति की निर्भरता को छोड़कर मनुष्य अब स्वयं उत्पादक भी बन चुका था। वह अब खेती करने लगा था। वो अपना भोजन स्वयं खुद से उगाकर भविष्य के लिए उसे सुरक्षित रख सकता था। पूरा पाषाण काल में मनुष्य के पास खेती बाड़ी का साधन नहीं था, वो खेती बाड़ी करना जानता भी नहीं था, तो भविष्य के लिए वो भोजन को स्टॉक करके नहीं रख पाता था और कई बार उसे भूखे सोना पड़ता था। लेकिन नवपाषाण काल में आते आते वो भविष्य के लिए भी भोजन उगा कर रखने लगा और इस समय उसका भोजन मांस, दूध, घी, फल, रोटी, दाल सब कुछ बन चुका था। वो आग पर भोजन को पकाकर भोजन को खाता और आनंद लेता था और भरपेट भोजन करता था और भविष्य के लिए भी संग्रह करके रख लेता था। बात करते हैं नवपाषाण काल के वस्त्र की। वस्त्र के साथ साथ लोगों ने अब आभूषण पहनना भी शुरू कर दिया था। देखिए, मनुष्यों ने कपास, सन और चमड़े के सुंदर वस्त्र सिलने लगे और वस्त्र को अच्छे से पहनकर अपने शरीर को ढकने लगे। मानव ने सूत काट कर वस्तुएं बनाई। मनुष्य ने सूत काट कर कपड़ा भी बुना और मनुष्य जो था श्रृंगार में रुचि लेने लगा। पुरुष बाल संवारने लगे, स्त्रियां चोटी बनाने लगी। तो आप देखेंगे कि अलग अलग से इसमें कितना ज़्यादा विकास हुआ। अभी मध्य पाषाण काल तक ये सब कुछ नहीं था। मनुष्य घुमक्कड़ी जीवन पर अब रोक लगा चुका था और अस्थायी बस्तियां बनाकर भी वो एक जगह रहने लगा। वहाँ पर वो खेती करने लगा, पशुओं को पालने लगा और उसने अब समझ लिया कि घुमक्कड़ी जीवन क्या है, अच्छा नहीं है। पहले क्या था, जहाँ उसे शिकार मिलता वहीं वो बस जाता, शिकार करता, वहीं कच्चा मांस खा जाता था। मगर अब उसने अस्थायी बस्तियाँ बनाकर, समुदाय बनाकर रहना सीख लिया, खेती बाड़ी करने लगा, पशुओं को पालने लगा। तो इस तरह से नवपाषाण काल को इतिहास में क्रांति का युग कहा जाता है। तो आई होप आप पूरा ये यूनिट नंबर 1 बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, नवपाषाण काल, मध्य पाषाण काल, पूरा पाषाण काल के बारे में। उम्मीद करती हूँ अब क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, चाहे ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो, आप बहुत अच्छे से लिख लेंगे। तो ऐसे ही हर एक सब्जेक्ट की क्लास हमारे चैनल पर चल रही है, उनके लिए आप विजिट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।